हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग जो है इस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा स्पेशल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का है। ये स्पेशल एग्जाम 2023 में कंडक्ट किया गया था, उस एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको कई सारा पार्ट में बांटा गया है। ये वीडियो सॉल्यूशन का हमारा जो है पार्ट 1 है। ठीक, तो आप बाकी का पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किसी भी पार्ट से कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल मतलब तो आप समझते हैं, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषित हो गया वो। ठीक है, तो सॉइल पॉल्यूशन होता कब है, मिट्टी हमारा प्रदूषित कब होता है, जब सॉइल में हमारा क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट, टॉक्सिक कॉन्टामिनेट कर देता है सॉइल को। ठीक है, जब हमारा सॉइल में, मिट्टी में हमारा जो है कुछ कुछ केमिकल मिल जाता है, हार्मफुल केमिकल, या फिर कुछ कचरा वगैरह उसमें फेंक दिया जाता है, या फिर टॉक्सिन्स मिल के सॉइल को कॉन्टामिनेट करता है। क्या करता है, कॉन्टामिनेट करता है, मतलब उसको दूषित कर देता है। ठीक है, और फिर वो सॉइल जो है हमारा अनफिट हो जाता है, किसके लिए, पौधा के लिए, जानवर के लिए या ह्यूमंस के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। सॉइल पॉल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि मिट्टी में हमारा जो है कुछ हार्मफुल केमिकल, ठीक, मिट्टी में हमारा कुछ हार्मफुल केमिकल, वेस्ट और टॉक्सिन मिलके मिट्टी को जो है अनफिट कर देता है इस्तेमाल के लिए। कौन सा इस्तेमाल के लिए, मिट्टी का क्या इस्तेमाल है, पेड़ पौधा उसमें ग्रो करता है, जानवर वगैरह होता है, इंसान रहता है। ठीक है, तो उसके लिए वो अनफिट बना देता है। जब वो अनफिट बन जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉइल अब जो है पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, इस पॉल्यूशन में आपका मेनली क्या आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, पेस्टिसाइड आता है। ठीक है, या फिर डिफॉरेस्टेशन भी आप कह सकते हैं, इसके वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक, तो सॉइल पॉल्यूशन आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो एग्जाम हुआ था इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें से 10 में से आपको कोई 7 बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें सातों का सातों आंसर टाइप पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अब आंसर टाइप पूछा है, 2 नंबर का है, तो हम छोटा छोटा आंसर ही लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो इसको आप अपने से बना के बड़ा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन हमारा क्या होता है, हमारा अर्थ सरफेस के आसपास जो है एक लेयर होता है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब क्या होता है, घटना। जब कोई चीज घटेगा तो वो क्या होगा, पतला होगा। तो ओजोन डिप्लीशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का पतला होना क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। अब ये चीज होता किसके वजह से, हार्मफुल गैस जैसे कि सीएफसी हो गया। ठीक है, ये हमारा मेनली होता है हार्मफुल गैस जैसे सीएफसी हो गया, या फिर मोर अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से जो कि अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है, इससे हमारा जो हेल्थ रिस्क होता है, हेल्थ रिस्क मतलब हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जैसे कि हमको स्किन कैंसर हो सकता है। सबसे खतरनाक बीमारी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन तो आसान था, ये तो ये सब लोग कुछ जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज चिपको मूवमेंट। अच्छा, ये जो है बहुत बढ़िया चीज है। चिपको मूवमेंट हमारा जो कब हुआ था, 1970 के आसपास में हुआ था। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1970 के आसपास हुआ था। पहले समझते हैं ये मूवमेंट है क्या। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट में हमारा क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट आया था, मतलब जंगल बचाने के लिए जो है ये मूवमेंट आया था, किस, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता था, जो गांव का लोग था, विलेजर्स बग ट्रीज टू प्रिवेंट देयर कटिंग। गांव का आदमी जो है वो क्या करता था, पेड़ से चिपक जाता था, भाई हमको पहले काट लो बाद में पेड़ काट लेना। ठीक, तो पेड़ बचाने के लिए जो है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट आया था, जिसमें कि इंसान यानी गांव वाले वहां के क्या करते थे, पेड़ से जाके चिपक जाते थे जब उसको कोई काटने जाता था। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1970s के आसपास। ठीक, और इससे क्या प्रोटेक्ट होता है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटने से बचाया जाता था। अच्छा, एक और बात इसमें आपको बताते हैं, ये एक्चुअली हमारा 1970s यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 70 के दशक में, लेकिन ये एक्चुअली हुआ था 1973 में। ठीक है, ये कब हुआ था, 1973 में। और कहाँ पे हुआ था, हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में हुआ था। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट टर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इन्वायरमेंट में हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट में हमारा जो है क्या क्या इंक्लूड होता है, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे आसपास में। लिविंग मतलब जो भी सजीव है, नॉन लिविंग मतलब जो भी निर्जीव चीज है, जो भी हमारे आसपास है, जैसे कि हवा हो गया,
वाटर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गया, ठीक है, ये सब मिलके एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करता है। हमारे आसपास जो भी सजीव और निर्जीव दोनों चीजें, जैसे हवा, पानी, प्लांट, इंसान, जानवर, जो भी चीजें, वो सब मिलके हमारा क्या करता है, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी पर्यावरण का फॉर्मेशन करता है। इसमें एक सबसे बड़ा खासियत है, क्या करता है ये इन्वायरमेंट, इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसको आप बना के लिख सकते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है तो इसी में 2-3 पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको तो पॉइंट बना के लिखने में आता ही है। ठीक है, ये सब में समझाने की बात ही नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ वेदर। अर्थ के वेदर में अगर लॉन्ग टर्म में चेंज देखने को मिला, उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहेंगे। ठीक है, अर्थ वेदर के पैटर्न में लंबे समय में अगर कोई चीज बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज मेनली होता है किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, या कि पॉल्यूशन की वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, एक्सट्रीम वेदर की वजह से होता है, राइजिंग सी लेवल की वजह से होता है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज में जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, मान के चलो तुम क्या कर रहे हो, अभी देखिएगा पिछले कुछ साल से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, क्लाइमेट चेंज है। बात समझ में आ रही है? अभी पिछले कुछ साल से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज एक तरीके से। बरसात थोड़ा कम हुआ है, बारिश जो है थोड़ा कम हुआ है, तो वो भी एक तरह का क्या है, क्लाइमेट चेंज है। बात समझ में आ रही थी? ये सब जनरली किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ काट दीजिएगा तो गर्मी बढ़ेगा ही भैया, पॉल्यूशन फैलाइएगा तो उससे भी आपका क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये सब चीज की वजह से हमारा होता है, और इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग जो है, व्हाट इज रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है? रेडिएशन पॉल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम सोर्सेज लाइक न्यूक्लियर प्लांट्स, एक्सरेज और मोबाइल टावर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, आपका रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है, जैसे कि हमारा जो भी होता है, मोबाइल टावर हो गया, एक्सरे हो गया, वो सबसे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता है। ठीक है, और ये रेडिएशन अगर आपका एनवायरनमेंट को या फिर इंसान को या जानवर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट हो गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, मोबाइल का टावर हो गया, तो ये सब से कुछ ना कुछ क्या निकलता है, हार्मफुल रेडिएशन निकलता है। इससे क्या निकलता है, हार्मफुल रेडिएशन निकलता है। अगर ये रेडिएशन जो इससे निकल रहा है वो इन्वायरमेंट को, ठीक है, या फिर किसको, इंसान को या जानवर को अगर क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है, तो उसको हम लोग रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या, व्हाट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सबसे पहला ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस था, जो कि कहाँ हेल्ड हुआ था, 1972 में हुआ था। ईयर याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर हमारा जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और ये कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ठीक, 1972 में हुआ था। आपको हम डेट भी बता देते हैं, ये हमारा जो है 5 से 16 जून 1972 में हुआ था। 5 से 16 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ था कि कुछ लोग मिलके जो है, जो धरती पर का बुद्धिजीवी लोग था, वो लोग आपस में मिलके बैठा और बात किया कि हमारा जो है इन्वायरमेंट को बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये कब हुआ था, 5 से 16 जून 1972 के बीच में हुआ था। ठीक है, आप तो जानते हैं 5 जून को हम लोग इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ठीक, तो सब लोग मिलके बात किया था, कुछ लोग मिलके इकट्ठा हुआ, ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में। कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, और पॉल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा हुआ। हमारा जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब भविष्य यहाँ से क्या देखते, तो वो सब पे चर्चा हुआ था। ठीक है, अब इसके वजह से हमारा क्या हुआ, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड। अब इसके वजह से ये जो सबमिट हुआ था, स्टॉकहोम सबमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा सब्जेक्ट इसी पे मेनली डील करता है। तो ये जो सबमिट हुआ था, यहाँ पे लोग आपस में आके बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमारा क्या हुआ था, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जो है पूरे देश में, देश दुनिया भर में लागू किया जाए, इस पे जो है नियम कानून बनना शुरू हो गया था। समझ गए? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या, व्हाट आर टू डिमेरिट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टू डिमेरिट बताइए। ठीक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आप क्या बताइए, दो डिमेरिट बताइए। तो पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, जनसंख्या, एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एकदम फट के बढ़ रहा है, तो उसका दो डिमेरिट बताइए, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको तो मालूम है हमको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है रोटी हो गया, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब चीज का क्या करता है, डिमांड बढ़ता है।
वाटर का डिमांड कहने का मतलब सिर्फ साफ पीने का पानी भी चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिएगा नॉर्मली लोग जो है कहीं का पानी नहीं पीते, उसको जो है मिनरल वाटर चाहिए होता है, या एक्वागार्ड सबके घर में लगा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो पॉपुलेशन अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो आपका जो है खाना का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, वाटर पीने का पानी का डिमांड बढ़ेगा, शेल्टर का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, सबको एक बढ़िया छत चाहिए। अब देखिए जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ठीक ना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। और जितना ज्यादा पॉल्यूशन मतलब उतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स प्रभावित होगा। बात समझ में आ रही है? हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स प्रभावित होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से हमारा तीन डिमांड बढ़ता है, फूड का डिमांड बढ़ता है, वाटर का और शेल्टर का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आपको भले लगता होगा कि फूड जो है बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, कोई गांव जाके देखिए, लोग अभी भी अनाज के लिए तरस जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग भूखे सो जाते हैं, तो फूड का डिमांड है लेकिन मिल नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में थैंक यू लिखिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहे, वीडियो बनाने के समय थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, काफी बच्चा को रियली में इंटरेस्ट आता है, तो बनाने से फायदा हो रहा है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का मतलब जो है मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आपको ऑडियो अच्छा से नहीं आ रहा है, बहुत बच्चा होता है ऑडियो का इशू होता है, आपको क्या करना चाहिए, हेडफोन इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस चल रहा है, जैसे फैन चल रहा है या कोई दोस्त हल्ला कर रहा है, ठीक है, तो आपको हमारा ऑडियो क्लियर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हेडफोन, ईयरफोन जो भी है, ब्लूटूथ कुछ भी लगाइए, उसके बाद आप वॉल्यूम इंक्रीज करके देखिए, एकदम परफेक्ट आवाज आएगा आपको। ठीक, और रिवीजन के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर ईयरफोन लगा कर आप देखिएगा, डबल स्पीड पे देखिएगा ना, तो आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा, एक एक बात एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मीटिंग प्रेजेंट नीड, वर्तमान में जो जरूरत है उसको भी पूरा कीजिए, लेकिन भविष्य को बचाते हुए कीजिए। ठीक है, भविष्य को देखते हुए, मतलब कि आप अभी का जरूरत पूरा कीजिए और भविष्य में भी आपके पास कुछ ना कुछ हो। इसी चीज को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मीटिंग प्रेजेंट नीड, वर्तमान का जो जरूरत है वो पूरा हो जाए, विदाउट हार्मिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बड़ा प्यारा शब्द है विदाउट। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा शब्द है, वो क्या है, विदाउट, बिना फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए हुए। आप अपना जो है प्रेजेंट नीड जो भी है उसको पूरा कीजिए, बिना फ्यूचर जनरेशन के नीड को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इट बैलेंसेस, क्या बैलेंस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल केयर और सोशल वेलबींग को बैलेंस करता है। बात समझ गए? चलिए आगे लिखते हैं हम, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इन्वायरमेंटल लॉ? इन्वायरमेंटल लॉ से कौन सा डील करता है, तो आर्टिकल 48A, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आर्टिकल 48A जो है हमारा क्या करता है, डील करता है इससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48 क्या कहता है, गवर्नमेंट को निर्देश देता है कि आप प्रोटेक्ट कीजिए और इंप्रूव कीजिए किसको, इन्वायरमेंट को। ठीक है, और आपका जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड कीजिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, आर्टिकल 48A जो है ये हमारा कब आया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 1976 में ऐड किया गया था, किसमें, 42वें संशोधन में किया गया था। 42nd अमेंडमेंट, हम लोग जो है समय समय पे संशोधन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, भाई ये चीज अब बदलना चाहिए, इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ था, उसमें हमारा जो है आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था, जो कि हमारा जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड नियम कानून बनाता है, ताकि हमारा जो है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब सुरक्षित रहे। ठीक, चलिए यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको हम लॉन्ग जो है, जैसे ये थ्योरी पेपर है, तो अगर हम पूरा एकदम डिटेल में एक एक चीज बताते जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आपको क्या करना है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को एग्जाम में अपने से खुद एक्सप्लेन करके लिखना है। अपने से बना के लिखने में आप माहिर हैं, अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, फाइनल ईयर आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो हमको उम्मीद है कि आप अपने से बना के जरूर लिखिएगा।
चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। डिफाइन बायोम, बायोम होता क्या है? तो बायोम का मतलब अगर आप समझ गए हिंदी में ना, तो आप समझ जाइएगा बायोम में हमारा क्या है कि बायोम का मतलब होता है जैसे कि धरती या समुद्र का कोई बड़ा क्षेत्र जहाँ पे आपका क्या हो, मौसम हो, भूगोल हो, और वहाँ रहने वाले जीवों में क्या हो, समानता हो। ठीक, जैसे जंगल है वहाँ पे आपका क्या है, धरती भी है, समुद्र में, मतलब हर तरह का वहाँ सुख सुविधा उपलब्ध है, हर तरह का जीव जंतु वहाँ पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है बायोम क्या होता है, धरती का एक बड़ा हिस्सा होता है, जैसे जंगल जो एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं बायोम होता क्या है। ये बायोम इज ए लार्ज नेचुरल एरिया। क्या होता है, एक लार्ज नेचुरल एरिया होता है बायोम। सबसे पहला बायोम हमारा क्या है, लार्ज नेचुरल एरिया है। कहाँ पे, अर्थ पे, धरती के ऊपर एक बड़ा सा एरिया है जिसमें कि हमारे जैसा ही मिलता जुलता क्लाइमेट है, पेड़ पौधा है, जानवर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बायोम हमारा क्या होता है, धरती पर का एक बड़ा सा एरिया होता है जिसमें कि मिलता जुलता, हम लोग से मिलता जुलता क्लाइमेट है, पेड़ पौधा है, जानवर वगैरह है। ठीक, अब ये जो है इट इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो जो डेवलप होता है बायोम, ये किसके ऊपर निर्भर निर्भर करता है, वहाँ के टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे और वहाँ के ज्योग्राफी पे ये डेवलपमेंट होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग बायोम का टाइप्स देखते हैं। तो बायोम हमारा मेनली दो टाइप का होता है। बात समझ में आ रही है? बायोम हमारा मेनली जो है क्या होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला हमारा होता है टेरिस्ट्रियल बायोम्स, यानी कि लैंड बायोम्स, जमीन, जैसे कि आपको क्या बोल रहे हैं, बायोम हमारा क्या होता है, धरती पर का एक बड़ा सा एरिया होता है, नेचुरल एरिया होता है, जो कि अपने आप बना है, प्रकृति बनाया, आपने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। ठीक है, और वहां पे हमारे जैसा ही क्लाइमेट होता है, पेड़ पौधा, जानवर वगैरह होता है। तो अगर ये हमारा जमीन पे बनता है तो उसको हम लोग लैंड बायोम कहते हैं। तो ये पानी में भी बनता है। ठीक है, तो दूसरा कैटेगरी हो जाएगा वाटर बायोम। ठीक है, ओशियन बायोम। ठीक, तो टेरेस्ट्रियल बायोम में हमारा क्या होता है, जमीन पर के एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे हमारा जो जीव जंतु, पेड़ पौधा वगैरह रहता है और वहाँ पे लाइफ संभव है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो हमारा पहला कैटेगरी हो जाएगा बायोम का, वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कैटेगरी में हमारा जो है फॉरेस्ट बायोम आएगा। ठीक है, पहला कैटेगरी हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बायोम, धरती पर ही पाया जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जमीन पर का बायोम है। तो फॉरेस्ट बायोम में हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेचर फॉरेस्ट हो गया, बोरियल फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, दे हैव डेंस ट्रीज एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे जो है डेंस ट्रीज मतलब घना पेड़ पौधा होता है, और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ होता है। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा हमारा क्या होता है, डेजर्ट बायोम। डेजर्ट मतलब आप समझते हैं? ठीक है, रेगिस्तान। ठीक है, डेजर्ट बायो में हमारा क्या होता है, हॉट एंड ड्राई विथ लिटिल रेन एंड प्लांट्स लाइक कैक्टी। डेजर्ट बायो में हमारा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, और सूखा भी होता है, वहां पे पानी बहुत कम होता है। लिटिल रेन मतलब आप जानते हैं रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होता है, और वहां पे प्लांट्स जैसे कि कैक्टी, कैक्टस वहां पे ज्यादा पाया जाता है। एनिमल्स में वहां पे कैमल्स और रेप्टाइल्स पाया जाता है। ठीक, तो डेजर्ट भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का बायोम हो गया। फॉरेस्ट जंगल हो गया, वहां पे भी हमारा जो है जीव जंतु पाया जाता है अलग अलग तरह का। डेजर्ट में भी अलग खास तरह का पेड़ पौधा पाया जाता है जिसको हम लोग कैक्टस कहते हैं। खास तरह का जानवर जैसे कि कैमल्स और रेप्टाइल्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं ग्रास लैंड बायोम। अगला हमारा क्या है, ग्रास लैंड बायोम है। ग्रास लैंड हमारा क्या होता है, आपको पता है क्या? कमेंट में बताइए ग्रास लैंड क्या होता है। ठीक है, तो लार्ज ओपन एरियाज विद ग्रास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास लैंड कहते हैं। एक ऐसा खुला में एरिया जहाँ पे सिर्फ घास बढ़ा हुआ है। ठीक है, खुला एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास बढ़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास लैंड कहते हैं। जहाँ पे फ्यू ट्रीज होता है, एनिमल्स होता है। ठीक है, जैसे कि बाइसोन और जेब्राज ये सब पाया जाता है आपका, ये हमारा ग्रास लैंड हो गया। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम में हमारा क्या होता है, कोल्ड और ड्राई विथ फ्रोजन ग्राउंड, परमाफ्रोस्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारा ट्रीज होता है, एनिमल्स होता है, जैसे कि पोलर बियर होता है। मतलब एक तरह का ठंडा प्रदेश है, एकदम सूखा हुआ और ठंडा प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पे बड़ा पूरा बहुत पड़ता है, बहुत कम पेड़ पौधा होता है, एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर पाया जाता है, किसमें, टुंड्रा बायो में। चलिए अब हम लोग आपका क्या है, अभी आपको तुरंत बोले थे दो तरह का बायोम्स होता है, एक जमीन पर हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एक्वाटिक बायोम। एक्वाटिक बायोम कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका होता है फ्रेश वाटर बायोम। फ्रेश वाटर बायोम जैसे कि आपका लेक्स, रिवर, पॉन्ड, ये सब में जो पाया जाता है वो आपका क्या, फ्रेश वाटर बायोम है। ठीक है, इसमें हमारा जो है फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, एक्वाटिक प्लांट हो गया, ये सब का जीवन पाया जाता है। ठीक, दूसरा हमारा कैटेगरी आता है मैरीन बायोम। मैरीन बायोम कहाँ पे आ जाएगा, मैरीन मतलब हो गया समुद्र, जिसमें कि ओशियन रहेगा, कोरल रीफ रहेगा, डीप सी रीजन रहेगा। ठीक है, तो वहां पे आपका जो पाया जाता है, इसमें भी आपका क्या पाया जाएगा, फिश तो इसमें भी पाया जाएगा, प्लांट्स के नाम पे अलगे पाया जाता है, लेकिन इसमें खास करके वेल और शार्क पाया जाता है। मैरीन में क्या है, वेल और शार्क पाया जाता है।
ठीक है। तो हमारा दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्रेश वाटर बायोम, दूसरा हो जाएगा मैरीन बायोम। तो मोटा मोटी हम समझ गए बायोम का मतलब। बायोम हमारा क्या होता है, धरती पर का एक लार्ज नेचुरल एरिया है, ठीक है, चाहे वो जमीन पे हो सकता है या जमीन के अलावा पानी में हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कि हमारे जैसा ही क्लाइमेट है, पेड़ पौधा है, एनिमल्स है, और उनका जो है रहन सहन बिल्कुल अलग है। बात समझ में आ रही है? या फिर वो वहाँ पे जो है एरिया के अनुसार कुछ खास तरह का जीव जंतु पाया जाता है। ठीक, तो बायोम आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट इन डिटेल द जर्नी फ्रॉम स्टॉकहोम टू रियो। स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको हम बतेवे किए थे कि हमारा जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि लोग बैठ के बात कर रहे थे और हमारा जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बात कर रहे थे, नियम कानून लगाने के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो आपको हम बताए थे। ठीक, अब स्टॉकहोम से रियो तक जाने का जो जर्नी है, ठीक है, रियो में भी सबमिट हुआ था, रियो में भी आके लोग बैठे हुए थे, तो इसके बीच में क्या क्या घटना हुआ उसको आपको टोटल बताना है। इसमें जो भी ईयर बताएंगे कि किस ईयर में कौन सा घटना हुआ, ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें जो हम ईयर बताएंगे ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में डायरेक्ट ईयर पे सवाल पूछता है। तो सबसे पहला बात जो है इसमें आप याद रखिएगा वो हमारा क्या है कि जर्नी जो मतलब शुरुआत हुआ था स्टॉकहोम से 1972 में, और हम लोग गए थे कहाँ, रियो में 1992 में गए थे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज। ये एक तरह का ग्लोबल एफर्ट देता है ताकि हम लोग क्या एड्रेस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज बता सकते हैं। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट पर्यावरण में जो भी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, मेन इशू जो भी है, ठीक है, जो कि हर कोई पूरा दुनिया फेस कर रहा है, उसको उस पे हम लोग चर्चा करते हैं और क्या करते हैं, उसको बचने के लिए क्या क्या समाधान है उस पर भी बात करते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में कहाँ शुरू हुआ था, स्टॉकहोम में। 1992 कहाँ खत्म हुआ, रियो में जाकर के, ठीक है। तो 1972 में हमारा स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक, इसमें हमारा क्या देखा गया था, कुछ पॉइंट बता रहे इसमें क्या क्या हुआ था। सबसे पहला फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब दुनिया भर के लोग मिलकर बैठ के बात कर रहे थे, और ये कहाँ हुआ था, यूनाइटेड नेशन स्वीडन में हुआ था। दूसरा क्या है, फोकस्ड ऑन पॉल्यूशन। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पॉल्यूशन पे फोकस किया गया था, रिसोर्स कंजर्वेशन पे फोकस किया गया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि वर्तमान में जो हमको चाहिए वो भी मिले और भविष्य पे भी ध्यान रखें। तो तीन चीज पे बात किया गया था, किस पे, पॉल्यूशन पे, रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अगला हमारा क्या, लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनएपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो है जन्म हुआ था। बात समझ गए? चलिए, अगला हमारा क्या, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है ये बना था कब, 1980 में। ये कब हुआ था, 1980 में, ठीक है। 72 के बाद फिर अगला हो गया कब, 1980, ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ था, लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन का गठन हुआ, सॉरी आईयूसीएन के द्वारा लॉन्च किया गया। आईयूसीएन का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। आईयूसीएन हमारा क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, आई मतलब हो गया इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन हो गया, सी मतलब कंजर्वेशन हो गया, एन मतलब नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 में लॉन्च किया गया था आईयूसीएन के द्वारा। इसमें क्या दिया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आपका वर्तमान का जो भी जरूरत है वो पूरा हो जाए और भविष्य के लिए भी हमारा बच जाए, उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, अगला हमारा क्या, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। 1987 में जो है इसका रिपोर्ट आया था। ब्रंटलैंड का रिपोर्ट आया था कब, 1987 में। नाम भी ऐसा है कि बोलने में नहीं बनता है, समझ रहे हो? देखते हैं कैसा कैसा चीज लिखा हुआ है इसमें। ठीक, चलिए, यहाँ से हमारा क्या कहता है, ऑल्सो कॉल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। 1987 में जो ब्रंटलैंड का रिपोर्ट आया था उसको हम लोग कॉमन फ्यूचर भी कहते हैं, प्रिपेयर बाय द यूएन, ये यूएन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, ठीक। इस रिपोर्ट में क्या डिफाइन किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था एज मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब इस रिपोर्ट में मेनली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट नीड को पूरा कीजिए बिना फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए हुए। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट नीड को पूरा कीजिए बिना फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए हुए। बात समझ गई? चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अर्थ समिट। उसके बाद अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनरो में 1992 में, ठीक है। 1987 के बाद अब क्या हो गया, 1992 में जो है अर्थ सबमिट किया गया। अब हो गया कि भैया अब जो है पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है, अब बैठ के बात करना पड़ेगा।
तो ये जो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं। पूरा नाम है रियो डी जेनेरो, ऐसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, रियो समिट कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का लैंडमार्क है, ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारा जो पर्यावरण का डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये जो है सबमिट हुआ था। ठीक है, इसमें जो सबमिट में हुआ था मेजर एग्रीमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस सबमिट में जो हमारा मेजर एग्रीमेंट हुआ था, ये आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कब हुआ था, किस पे क्या क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एजेंडा 21 लाया गया था। ठीक है, ये प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक प्लान लाया गया था, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, एजेंडा 21। दूसरा हमारा क्या था, रियो डिक्लेरेशन आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल बताया गया था, रियो डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। तीसरा हमारा क्या था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूएनएफसीसी का ये चीज था। ठीक, लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसमें जो है फ्यूचर क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, कि हम जो है क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें फ्यूचर क्लाइमेट एग्रीमेंट पे बात किया गया था। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल पे बात किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट पे बात किया गया था, ये सब चीज इसमें आया था। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो मोटा मोटी ये जो जर्नी था, ये जो जर्नी है, ये हमारा क्या हाईलाइट करता है, ये हमारा हाईलाइट करता है ग्लोबल अवेयरनेस को हाईलाइट करता है, और एफर्ट्स, ठीक है, किसके प्रति एफर्ट, इन्वायरमेंट को बचाने के प्रति एफर्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रति एफर्ट। ठीक, और इसमें जो है सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी बात किया गया है। यानी कि ये जो हमारा जर्नी था कहाँ से, स्टॉकहोम से लेकर के कहाँ तक, रियो डी जेनेरो तक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, ग्लोबल अवेयरनेस, मतलब जो है हमारा धरती पे जो भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, जिस भी तरह का ये पॉल्यूशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर बातचीत किया गया था। लोग अपना अपना एफर्ट डाले थे, और किसको एफर्ट डाले थे, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एफर्ट डाले थे। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि देखो, ये सब हमारा जो थ्योरी पेपर है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आंसर मेनली बना के लिखने पे फोकस करते हैं। लेकिन आंसर बना के कब लिखिएगा, जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम हो। ठीक है, तो हमने आपको क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया है। अब आप इसको समझ चुके हैं, आपको सब्जेक्ट का आइडिया लग चुका है, आप एग्जाम में इसको फोड़ के आइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, अच्छा, अगर आपका भला हो रहा है तो आप थोड़ा क्या कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। टाइम कम है, सबको वीडियो देखेगा तो उसका भला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जो है आप क्या लिखिएगा, थैंक यू पक्का लिखिएगा। ठीक है, और लाइक तो करिएगा ही अगर सही लग रहा है तो। अगर दिक्कत हो रहा है कुछ भी, ठीक, आपको मन में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक, आप बाकी का वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू एवरीवन।